नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। जो हम लोग करंट एक्सप्रेस के नाम से करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे थे उसका ही आज अगला पार्ट है। इसके पहले भी 4 वीडियो, लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो जाके नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। अल्टरनेट डेज पे ये करंट अफेयर्स की सीरीज आ रही है जो लगातार आएगी और आप लोगों को हर करंट अफेयर्स में बहुत सारी नई जानकारी जानने के लिए मिलेंगी। और एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, वो भी आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। पिछला भी जो नहीं हुआ है वो एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो कल तक आपका वो पिछला भी पीडीएफ और ये भी शेयर हो जाएगा। तो ध्यान से आज के क्लास को आप समझने की कोशिश करिए। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित ही इसका बेनिफिट मिलेगा जितने भी एग्जाम्स आगे के आ रहे हैं उसमें, ठीक। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है, अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन आप लोगों के लिए ला सकूं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पुणे, नागपुर, नई दिल्ली, जालंधर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा। पुणे, नागपुर, नई दिल्ली, जालंधर। राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली। ऑप्शन क्या आएगा? सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन, इससे रिलेटेड ऐसी सवाल आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कहाँ आयोजित किया गया था सम्मेलन वगैरह, है ना। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन। इससे संबंधित, बाजरा सम्मेलन से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मिलेट्स, बाजरा को इंग्लिश में कहते हैं मिलेट्स, मिलेट्स, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स 2022 कब? 23 जून 2022 को आयोजित किया गया था। तो ये बहुत कम संभावना है कि इसका डेट वगैरह पूछे, लेकिन इसका मेन जगह जगह ही पूछेगा आपको। 23 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? मंत्रालय को कभी कभी पूछता है, उद्योग निकाय एसोचेम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से। एसोचेम जो है, एसोचेम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से खाद्य मंत्रालय, है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से एसोचेम के द्वारा इसको लॉन्च किया, मतलब इसको, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी थीम क्या थी? भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड बाजरा। भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड क्या था? इसका थीम थी किसकी? बाजरा कॉन्फ्रेंस की। ये जो नेशनल बाजरा, राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की थीम क्या थी? भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। तो ये याद रखिएगा, बाजरा सम्मेलन से संबंधित इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ये करंट अफेयर्स को ध्यान रखिएगा। अडानी समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? अडानी समूह ने, अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमीटर करके एक डिवाइस होती है, एक मशीनी मैकेनिकल डिवाइस है। उस मैकेनिकल डिवाइस को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जिससे कि प्रदूषण न फैलता हो, वातावरण में मतलब वायुमंडल में प्रदूषण न फैलता हो। उस रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब उसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब क्या आते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है उस मशीन को चलाने के लिए, और उस मशीन से विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब बिजली, तो इलेक्ट्रिक को फ्लो किया जाता है किसमें? पानी में फ्लो किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक को जब पानी में फ्लो किया जाता है तो वो मशीन जो होती है, मैकेनिकल डिवाइस, वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अलग कर देती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देती है। और किससे उससे क्या निकलता है? ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं इसको? ग्रीन हाइड्रोजन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वातावरण में क्या नहीं फैलाता? प्रदूषण नहीं फैलाता, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो, ये क्वेश्चन पे अपन आएंगे अभी। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल वेसल में इसको स्टोर किया जाता है। अब बिजली को इस पर प्रोवाइड कराए, अब पानी में क्या हुआ? पानी में उस बिजली को प्रवाहित करवा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिए। 2030 तक अभी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है भारत में। और जो फ्यूचर देखा जा रहा है, अभी आप लोग देखे होंगे जो सिलेंडर है एलपीजी गैस, वो बहुत ज्यादा महंगा है, 1000 रुपए से ज्यादा हो गया है। तो उसके कारण उसका विकल्प खोजने के लिए नितिन गडकरी जो है, इन्होंने इसका
इसको क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। और आगे का जो फ्यूचर देखा जा रहा है भारत में, वो किस पे देखा जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे देखा जा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से आपका यूज करके इससे एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है बताऊंगा। एनर्जी जनरेट होती है, उससे आप लोग फ्यूल भी चला सकते हैं। मतलब कि ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये वर्क स्टेशन पे क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन लोड हो रहा है, हाइड्रोजन से आपकी गाड़ी भी चल सकती है। आपके पावर प्लांट्स में भी हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। देखो 2 सिलेंड्रिकल वेसल होते हैं, इसमें गाड़ी में कैसे यूज किया जाएगा इसको, 2 सिलेंड्रिकल वेसल होते हैं, उसमें हाइड्रोजन को लोड कर दिया जाता है। अब एक में हाई प्रेशर हाइड्रोजन रहता है, एक में लो प्रेशर हाइड्रोजन रहता है। एक में हाई प्रेशर हाइड्रोजन, एक में लो प्रेशर हाइड्रोजन। गाड़ी के अंदर की बात कर रहा हूं। अब उसमें क्या रहता है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसका, अब इसमें जो पाइप में जो फ्लो होता है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, और ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, जिसके कारण से इसका जो पाइप लगाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि पाइप को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। पाइप में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि पाइप को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। अब 2 सिलेंडर में हाइड्रोजन का सिलेंडर रहेगा, वेसल इस टाइप का गाड़ी के अंदर, और उसमें क्या हाइड्रोजन भर दिया जाएगा। अब एक सिलेंडर, एक वेसल के अंदर एक साइड से हाइड्रोजन को घुसाया जाएगा, एक साइड से ऑक्सीजन को कराया जाएगा, ऑक्सीजन घुसेगा उसमें। एक सिलेंडर में क्या, एक साइड से हाइड्रोजन को घुसाया जाएगा, एक साइड को से ऑक्सीजन को। अब दोनों जब एक सिलेंडर में आएंगे तो दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगा और एनर्जी डेवलप होगी। उस एनर्जी का यूज किया जाएगा व्हीकल में, आपकी गाड़ी को चलाने के लिए उस एनर्जी का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्लान किया जा रहा है। सीमेंट और स्टील उद्योग में भी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इस तरीके से इसी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए नितिन गडकरी किस में आए, देखो इस तरीके से एक ये कार दिख रहे हैं आप, तो ये कार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को ही प्रमोट करने के लिए नितिन गडकरी इसके कार में पार्लियामेंट हाउस आए थे और वहां पर लॉन्च किया था ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज ये है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन लॉन्च हो गया तो आपका फ्यूल का खर्चा बचेगा, आपका एलपीजी सिलेंडर का खर्चा बचेगा, बहुत सारी चीजें इससे हो जाएगी। स्टील प्लांट में सारी जगह यूज कर सकते हैं। अगर ये प्लान अनसक्सेसफुल तो इसमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमी लगेगी, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि जो सरकार है इसमें सब्सिडी देगी बाकी कंपनीज को, तब तो ना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। तब तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा। गवर्नमेंट का खर्चा होगा मतलब पब्लिक का खर्चा होगा। अगर ये अनसक्सेसफुल हो गया तो बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट सब्सिडी रहेगी उसका नुकसान हो जाएगा। सक्सेसफुल हो गया तब तो फिर बहुत अच्छा चीज है, ये एक रिवॉल्यूशन टाइप का रहेगा। जो सपना भारत ने देखा है ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन हाइड्रोजन का, वो अगर साकार हो गया तो आपका बहुत सारी समस्याएं खर्च हो जाएंगी। और जो आम आदमी पर जो वर्क का लोड पड़ रहा है, आम आदमी पर पैसे का लोड है, वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल का पैसा बचेगा और आपका फ्यूल का पैसा बचेगा, एलपीजी सिलेंडर का पैसा बचेगा। तो बहुत सारे बेहतर तरीके से इसको यूज किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को। तो फ्यूचर का फ्यूल क्या है आपका, ग्रीन हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो इसके साथ अडानी ग्रुप ने समझौता किया, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, बताओ अडानी समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो अडानी ने किसके साथ समझौता किया? फ्रांस। बहुत ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम बनाने के लिए, यही प्रोसेस बनाने के लिए हाइड्रोजन को, क्योंकि जान रहा है ये, क्योंकि आप पूरा जो है वो हाइड्रोजन को गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देने वाली है, तो इसने टाई अप कर लिया है फ्रांस के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू हो चुकी है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो गौतम अडानी इसके साथ ये कर रहे हैं। समझौता हुआ अडानी ग्रुप और एनर्जी मेजर टोटल एनर्जीज फ्रांस के मध्य, वहां की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, उसके साथ जो है वो ये समझौता हुआ है। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण टोटल एनर्जीज का अडानी लिमिटेड में, इसमें टोटल एनर्जी का अडानी लिमिटेड में ये अधिग्रहण किया गया है हिस्से का। पहले चरण में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता 2030 से पहले प्रति वर्ष 1 मिलियन टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 से पहले 1 मिलियन टन, 2030 से पहले प्रति वर्ष हर साल 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अडानी लिमिटेड की महत्वाकांक्षा, उम्मीद क्या है? अगले 10 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में 50 अरब डॉलर से अधिक का निवेश। अडानी ग्रुप 50 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करना चाह रही है, क्योंकि उसको पता है कि देखिए असली बिजनेसमैन वो होता है जो समय से पहले उसको भांप कर क्या करे, आसान करने का कोशिश करे आदमी लोगों के जीवन को। तो यहाँ पर
पहले से भाप कर तभी तो आगे जाएंगे आप। फ्यूचर किसका आने वाला है, ग्रीन एनर्जी का आने वाला है, पर पेट्रोल वगैरह सब अब ग्रीन हाइड्रोजन अगर आ गया तो पेट्रोल वगैरह की ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण से इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। इस तरीके से सिलेंडर रहता है। अब इसमें नुकसान क्या है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो ज्वलनशील होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग होता है। तो इसके कारण से थोड़ा सा भी अगर कुछ कट फट गया, थोड़ा सा भी अगर कुछ कट फट गया तो बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर सिलेंडर अगर फट गया तो बहुत ज्यादा बर्निंग के चांसेस रहेंगे। चेरनोबिल केस याद है आपको, चेरनोबिल, इसके कारण, इसी के कारण हुआ था। चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में हुई थी। इसके पहले जापान में क्या हुआ था, जापान में फुकुशिमा करके एक जगह है, वहां पर भी प्लांट में हाइड्रोजन के कारण ही ब्लास्ट हुआ था। तो याद रखिए इसके कारण से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है। तो इसको सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जो रहता है वो ज्वलनशील रहता है। पेट्रोल से भी ज्यादा ज्वलनशील क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो ये सब चीजें इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में शामिल है। चलो, तो इसके संबंधित सारी चीजें आप लोग का क्लियर हुआ कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे बनेगा, कैसे यूज होगा, वो सारी चीजें। देखो, डिजिटल इंडिया सप्ताह, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया सप्ताह, डिजिटल इंडिया सप्ताह, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है, 4 से 9 जुलाई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब से कब तक मनाया गया डिजिटल इंडिया सप्ताह। डिजिटलाइज करने के लिए और डिजिटल चीजों को बढ़ाने के लिए मनाया गया डिजिटल इंडिया सप्ताह 4 से 9 जुलाई 2022। कब से कब तक, 4 से 9 जुलाई 2022 डिजिटल इंडिया सप्ताह, है ना। मुख्य विषय क्या था, डिजिटल इंडिया कैटलाइजिंग न्यू, डिजिटल इंडिया कैटलाइजिंग न्यू, डिजिटल इंडिया कैटलाइजिंग न्यू। मुख्य विषय क्या था, डिजिटल इंडिया को, मतलब कि इंडिया को किस तरीके से डिजिटलाइज किया जाए और उसमें किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। तो डिजिटल इंडिया कैटेगलाइजिंग न्यू, नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी पहल की है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको कोऑर्डिनेट करके इसको चलाती है, जिसका उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस और डिजिटल समाधानों के बारे में, है ना। डिजिटल समाधान मतलब ई गवर्नेंस, गवर्नेंस को के जो प्रशासन चल रहा है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर देना, ताकि लोग अपनी बात को प्रशासन तक आसानी से पहुंचा सके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। जैसे कि आप कोई भी देखिए, आप अगर देखें एफआईआर भी देखेंगे तो आप अब ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, आप आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है ई गवर्नेंस। गवर्नेंस के फील्ड में भी डिजिटल कर देना और डिजिटल समाधान के बारे में, देखो आपका समय बचाने के लिए और गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप तक पहुंचाने के लिए सबसे बेहतरीन और भ्रष्टाचार से को भी कम करने के लिए जो डिजिटलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ हुआ हो चाहे मत हुआ हो, एक काम बहुत जबरदस्त हुआ है कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है देश। पहले आप लोग देखे होंगे कि ये पेटीएम फोन पे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था, लेकिन अब सारे लोग इससे फेमिलियर हो गए। सारे लोगों का बैंक खाता है, बहुत ज्यादा जनधन खाता के माध्यम से बहुत ज्यादा लोग का बैंक लिंक हो रहा है, जिसके जिसके कारण देखे होंगे आप, जब नोटबंदी हुआ तो बहुत लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आया। क्योंकि पहले लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होता था। बैंक अकाउंट नहीं है अगर आपके पास, तो आपको अगर गवर्नमेंट अगर आपके पैसे को सीधा पहुंचाना चाहती है आपके हाथ में, जैसे कि प्रधानमंत्री वो पीएम किसान योजना वाला स्कीम है, उसमें भी अगर पैसा पहुंचाना चाहती है, या कोरोना के टाइम पे अगर गवर्नमेंट आपके खाते में 500 रुपए डालना चाहती है, तो वो किसको देगी, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो लोगों के देगी, अधिकारियों को। अब 500 रुपए अधिकारियों को देना है, अधिकारी लोग अपना अंदर कर दिए 200 रुपए, 300 लोगों तक ही पहुंचता था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में, यहां से अगर 1000 रुपए 100 रुपए भेजो तो लोगों तक 1 रुपए पहुंचता है। क्यों 1 रुपए पहुंचता है, क्योंकि बीच के अधिकारी खा जाते हैं। तो अब डिजिटलाइजेशन होने से और बैंकिंग सिस्टम से लोगों को जुड़ने से क्या हुआ कि डायरेक्ट गवर्नमेंट आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी को इंप्रूवमेंट करने का कोशिश कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये डिजिटल इंडिया सप्ताह का 4 जुलाई 2022 को किया। इस डेट को याद रखना, 4 से 9 जुलाई तक चला है। गांधीनगर गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन कहां हुआ, कहां चला ये डिजिटल इंडिया सप्ताह, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में चला। ठीक है, तो समझ में आया डिजिटल इंडिया सप्ताह से संबंधित सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को लगाओ, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। चलो बताओ इसको, अब क्वेश्चन को लगाओ। देखो, पहला, 4 से 9 जुलाई 2022 के मध्य यह सप्ताह मनाया जा रहा है, ये तो सही है, 4 से 9 जुलाई के मध्य मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में इस सप्ताह का उद्घाटन किया, ये बिल्कुल सही है, दूसरा नंबर भी। तीसरा, इस सप्ताह का मुख्य विषय डिजिटल इंडिया कैटलाइजेशन न्यू आइडियाज टेकेड है, ये भी सही है बिल्कुल। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1 और 2, 2 और 3,
1 और 3 या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अब? उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शन सही हैं, है ना। तो ये कथन करण वाले सवाल आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक ही सवाल में आपका सारे फैक्ट्स कवर हो जाए। व्यापम के पेपर में और पीएससी के क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रायोरिटी दी जाती है वन लाइनर क्वेश्चन को, तो आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलो, डिजिटल इंडिया सप्ताह, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सॉल्व करो। 29 जून 2022 को सांख्यिकी दिवस के रूप में किसे आधिकारिक सांख्यिकी 2022 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दिलीप कुमार सिन्हा, डॉक्टर केपी सुरेश, ए और बी दोनों, और डॉक्टर पद्म सिंह। बताओ, लगाओ इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें शामिल किया गया था, देखो पहले तो ध्यान रखो कि पीसी महालनोबिस कौन थे। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ये एक बहुत बड़े सांख्यिकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था। सांख्यिकी के क्षेत्र में इनको बहुत अच्छा काम किया था। और पीसी महालनोबिस ने सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, उसके निर्माता जो थे वो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स में भी इसको पूछता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग क्षेत्र में, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चालू हुई थी ये भी बताना है आपको। तो 51 से चली थी क्या? 52, 53, 54, 55, 56 तक। 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। सांख्यिकी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। और इसी से संबंधित पुरस्कार दिया गया है पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस बार दिया गया है दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर केपी सुरेश, ये दोनों को दिया गया। तो ऑप्शन आ जाएगा डॉक्टर केपी सुरेश, है ना। दिलीप कुमार शर्मा और दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर केपी सुरेश दोनों को दिया गया है पीसी महालनोबिस पुरस्कार। तो समझ गए पीसी महालनोबिस कौन थे, ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त रूप से दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर केपी सुरेश को प्रदान किया गया है ये, ठीक है। संयुक्त रूप से दोनों को प्रदान किया गया है। और प्रोफेसर पीवी सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए, प्रोफेसर पीवी सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर पद्म सिंह को। तो दो पुरस्कार याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर केपी सुरेश को, और पीवी सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है आपका डॉक्टर पद्म सिंह को, है ना। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व सदस्य थे। उसके साथ साथ याद रखना पीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की भी स्थापना की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी ये आयोग है, सांख्यिकी आयोग, इसके पूर्व सदस्य डॉक्टर पद्म सिंह, उनको क्या मिला है? पीवी सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना, राष्ट्रीय महालनोबिस पुरस्कार 29 जून 2022 को प्रदान किया जाता है, क्योंकि 29 जून 2022 को पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस है। क्या? पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस रहता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इससे संबंधित सारी चीजें आप लोग की मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। चलो, इतना चीज याद रखना, इसमें ये वाला पुरस्कार भी याद रखना, ठीक। अब देखो, जून 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण प्रयास के लिए किस संस्थान को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया है? तंबाकू नियंत्रण के लिए किसको दिया गया है? फर्स्ट, PGIMER चंडीगढ़, इसका मतलब क्या है? PGIMER महाराष्ट्र, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल, PGIMER पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल। तो ये मेडिकल से में जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है PGIMER चंडीगढ़, इसी को दिया गया है। PGIMER चंडीगढ़ को क्या दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए पुरस्कृत किया गया है PGIMER चंडीगढ़ को, ठीक है। ये मेडिकल का इंस्टीट्यूट है। क्षेत्रीय निदेशक मान्यता पुरस्कार, विशेष मान्यता पुरस्कार, तंबाकू नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया है चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बारे में और कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
पुरस्कार दिया गया जून 2022 में। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई। तंबाकू निषेध दिवस पूछ चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई, 31 मई। पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन? PGIMER चंडीगढ़। पुरस्कार देने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ERCTC संयुक्त पहल, PGIMER चंडीगढ़ और यूनियन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, संयुक्त पहले, दोनों का संयुक्त पहल था। तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने पहल चलाया था, जिसके कारण इनको पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 26 जून 2022 को जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया? पाकिस्तान, इराक, ईरान, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक, तो किसने किया था? जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? पाकिस्तान, इराक, ईरान और UAE। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान ने क्या किया था? ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, है ना। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जुलजाना नाम का रॉकेट, प्रक्षेपण यान का सफल प्रक्षेपण, तो जुलजाना नाम का रॉकेट किसने लॉन्च किया बोलेगा तो ईरान। तो प्रक्षेपण तिथि कब थी? 26 जून 2022, है ना, 26 जून 2022। रक्षा मंत्रालय और सशक्त बल रसद ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 26 जून 2022 को। प्रक्षेपण यान संबंधी कुल लंबाई 25.5 मीटर, लेंथ और द्रव्यमान 52 टन। इसको पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना। जुलजाना नाम किसका था? पैगंबर मोहम्मद के पोते, पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जो पोते थे उसके घोड़े का नाम था जुलजाना। पैगंबर मोहम्मद के घोड़े का नाम था, पोता था, पोते के घोड़े का नाम था, क्या था? जुलजाना, है ना। जुलजाना का पहला सफल परीक्षण 31, है ना, जुलजाना का पहला सफल परीक्षण, ठीक है। ईरान द्वारा विकसित सफीर और सीमार्ग के बाद तीसरा प्रक्षेपण यान है। ईरान द्वारा विकसित सफीर और सीमार्ग, मतलब ईरान ने सफीर और सीमार्ग दो और के बाद तीसरा, दो और इनके प्रक्षेपण यान थे। कौन? सफीर और सीमार्ग। इसके बाद तीसरा जुलजाना। रॉकेट का इंजन 3 चरण है, चरण 3 स्टेज का रॉकेट है। अब देखो रॉकेट में कई स्टेज होते हैं, इससे संबंधित और भी चीजों को मैं आपको बताता हूं। देखो रॉकेट से संबंधित चीजों को अपन और देखेंगे, देखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आंसर भी टाइप हो गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को प्रदान की गई क्रू मॉड्यूल पेयरिंग CMF निम्नलिखित में से किस मिशन हेतु महत्वपूर्ण घटक है? चंद्रयान 3, मंगलयान, आदित्य मिशन, गगनयान। तो गगनयान इसका आंसर होगा, ठीक है। तो CMF जो दिया गया है इसरो को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को एक CMF दिया गया है, वो किसका है? वो है आपका गगनयान मिशन के लिए दिया गया है। देखिए गगनयान मिशन 2023 में, इसका लेटेस्ट अपडेट अभी आया है कि 2023 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन भारत की मानव युक्त गगनयान है, मतलब इसमें 3 लोगों को, 3 क्रू मेंबर को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के माध्यम से। अभी वर्तमान में 2021 में इसका ट्रायल चल रहा है, जिसमें कि एक रोबोट को भेजा जाएगा, और उसके बाद 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा 3 लोगों के साथ। इसके 3 क्रू मेंबर इसमें जाएंगे गगनयान में, ठीक है। तो याद रखना 2000 लगभग ये 6 से स्टार्ट हुआ था गगनयान मिशन, है ना। चलो, क्रू मॉड्यूल फेयरिंग CMF को दिया गया है, इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को डिलीवर किया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहां है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? इसको पूछता है सवाल। ये है आपका तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में यह है, ठीक है। गगनयान परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण घटक है पिनिया बेंगलुरु की अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा निर्मित की गई है। ये कहां बनाया गया है? बेंगलुरु की अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा इसको बनाया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले गगनयान मॉड्यूल की सुरक्षा हेतु एक आवश्यक घटक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए CMF का यूज किया जाएगा, जिसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से इसरो को दिया गया है। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को डिलीवर किया गया है, ठीक है, गगनयान से संबंधित है। देखो गगनयान मिशन के बारे में मैं आपको बताया कि ये मानव इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट है। तो ये पहला क्या है?
मैन्ड स्पेस फ्लाइट है, भारत का पहला मानव युक्त गगन मिशन है। 2022 में लॉन्च होने वाला था लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया, 2023 में होगा, 2022 में इसका ट्रायल अभी चल रहा है। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, भारत में दो जगह से, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, और गुजरात में, ये दो जगह पे क्या किए थे, अलग अलग जगह से, बेंगलोर में भी कुछ पार्ट्स बनते हैं। तो रॉकेट के जो पार्ट्स होते हैं ये 2-3 जगह से बनाकर क्या किए जाते हैं, अलग अलग ट्रक्स में, इस तरीके के ट्रक्स में इसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है इसरो स्पेस सेंटर तक। इसरो स्पेस सेंटर कहाँ है भारत का, जो इसरो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप, क्या है, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, और यहाँ से सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है। तो यहाँ से सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को बनाया गया और उस पार्ट्स को कंबाइन करके इस ट्रक्स के माध्यम से, व्हीकल के माध्यम से कहाँ पहुंचाया गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचाया गया। अब इस पर यहाँ क्या किया गया, बड़े बड़े क्रेन के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, इसके अलग अलग पार्ट्स को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, पहले असेंबली यूनिट में। अब वहां पर इसरो में 2 असेंबली यूनिट है, वहां पर क्या किया जाता है, इसको क्रेन के माध्यम से असेंबल किया जाता है, इन्हें फिक्स किया जाता है, एक के ऊपर एक जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद क्या किया जाता है, उसको देखो जोड़ने के बाद देखो 2 असेंबली यूनिट है ना, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 असेंबली यूनिट है, एक ये नया बना है अभी और ये पुराना वाला है। यहाँ पर ही इसको क्या किया जाता है, रॉकेट को असेंबल किया जाता है, रॉकेट को क्या किया जाता है, असेंबल, और यहाँ पर पटरी के माध्यम से यहाँ से लाया जाता है, यहाँ पर ट्रैक बिछा हुआ है, ट्रैक तो ये एकदम पास है, लेकिन यहाँ से ऐसा ला के फिर ऐसा लाएंगे तो ये वाला दूर है। तो अभी वर्तमान में दूसरा बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। अभी वर्तमान में इंडिया ने कुछ समय पहले, मतलब लगभग 28 फरवरी 2021 को ब्राजील के कुछ सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। 19 सैटेलाइट को एक साथ इसरो में लॉन्च किया है। इसरो जो है वो बहुत कम पैसे में बहुत से सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, जिसके कारण से इसरो से बाकी कंट्रीज के लोग भी सैटेलाइट लॉन्च करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि किफायती है, कम पैसे में बहुत बेहतरीन काम करके सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। तो जो ये आपका पीएसएलवी C53 रॉकेट से, पीएसएलवी C53 रॉकेट से क्या किया है, लॉन्चर से भारत ने लॉन्च किया था, जो रॉकेट लॉन्च किया था उसमें से भगवत गीता और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के फोटो, इन दोनों की तस्वीर को भी भेजी गई थी। कहाँ, सैटेलाइट में भेजा गया था पीएसएलवी C53 लॉन्चर से। तो याद रखिएगा ये लॉन्चर का नाम, क्योंकि वहां पर भगवत गीता शांति के प्रतीक स्वरूप भेजा गया था कि पूरे विश्व में शांति के प्रतीक स्वरूप, और नरेंद्र मोदी का ये इसरो को बहुत ज्यादा, वो वैज्ञानिक संशोधन में बहुत ज्यादा पैसा वहां पर फंड लगा रहे हैं और उनको सहायता दे रहे हैं, इसलिए इसरो ने उनकी भी तस्वीर सैटेलाइट में भेजी थी। तो ये याद रखना। अब यहाँ पर क्या रहता है, रॉकेट में कई स्टेज में रहता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। यहाँ पर पेलोड रहता है, इसको आप बोल सकते हैं कि स्टेज 4 स्टेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये लगता है बूस्टर लगे रहता है, ये 2 क्या लगा है, बूस्टर लगा है। देखिए रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उसके बाहर इंसुलेटर लगाया जाता है। रॉकेट में जो फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, उसको बहुत कम टेम्परेचर पे रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं कम टेम्परेचर पे नहीं रखे, क्योंकि 2 दिन पहले इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पर लॉन्चिंग पैड तक ले आया जाता है, लॉन्चिंग पैड तक ला के फिर लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी 2 दिन तक, तो ये जो यहाँ पर मान लो जाए फ्यूल रखा हुआ है, फ्यूल जो है वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके कारण से क्या किया जाता है, उसको एक इंसुलेटर लगा दिया जाता है, जिसके कारण से वो बहुत कम टेम्परेचर, उस पर टेम्परेचर जो है वो कम मेंटेन हो सके और सूर्य की प्रकाश किरणें उस पर ज्यादा न प्रभाव डाल सके। तो इंसुलेटर यूज किया जाता है। अब जब आप देखे होंगे रॉकेट जब लॉन्चर होता है तो फिर इंसुलेटर क्या होता है, टूट के बिखर जाता है, उसके बाद रॉकेट जो होता है वो लॉन्च होता है। तो रॉकेट को क्या होता है कि जो पृथ्वी से अगर ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा तेज होता है। अब आप पढ़े होंगे साइंस में कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में नीचे आने पर, ऊपर जाने पर कमी होता है। तो अगर स्पेस में चला गया उसके बाद गुरुत्वाकर्षण कम हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत सैटेलाइट को पड़ती है यहीं पर, ये रॉकेट को, ये जो पृथ्वी के हिस्सा रहता है ना, उससे ऊपर उठने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए बूस्टर लगाया जाता है। एक स्टेज तक एक बूस्टर काम करता है, उसके बाद एक बूस्टर अलग होकर फेंका जाता है, उसके बाद दूसरा बूस्टर काम करता है, और इसी तरीके से अलग अलग स्टेज में रॉकेट जो है ऊपर पहुंचता है। ये पेलोड है, कई स्टेज में होता है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। इसरो केवल स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, बाकी बनता अलग अलग पार्ट में है। ये मैं आपको बताया, बेंगलोर और केरल वाले क्षेत्र में बनता है और कुछ गुजरात के पार्ट में बनता है, उसके बाद फिर उसको एक साथ लाके उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये पूरा लॉन्चिंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा विकसित स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का प्रदर्शन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डीआरडीओ, सेकंड इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
तीसरा सी है इरेडा और डी है REC लिमिटेड। तो देखो ये क्या चीज है पहले देखते हैं, ये क्या चीज है। ये जो सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन है, सूर्य नूतन क्या चीज है पहले देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे अपन वापस आएंगे। सूर्य नूतन इस तरीके का एक सोलर रूफटॉप कुकर है एक तरीके, ना ये कुकर है ना ये कुछ और है, इस पे खाना बनता है। लेकिन आप तो देखे होंगे अभी सोलर कुकर जो आप लोग यूज करते हैं अभी जो मार्केट में है, वो सोलर कुकर को सूर्य की प्रकाश में रखना पड़ता है तभी वो यूज होता है, तभी वो बन सकता है, क्योंकि सूर्य से सौर एनर्जी को लेता है और उसके बाद वो खाना को पकाता है। लेकिन ये एक सूर्य नूतन नाम दिया गया है इसको, ये एक ऐसा सोलर कुकर है जिसके माध्यम से आपको इसको बाहर में छत में नहीं रखना पड़ेगा, सूर्य के संपर्क में नहीं रखना पड़ेगा, आप घर के अंदर रूम के अंदर भी अपने किचन में रख कर इसको चला सकते हैं। सोलर का जो पैनल है, सोलर पैनल, वो आपके छत में लगे रहेगा, वहां से एक केबल आएगा, केबल लगे रहेगा आपके किसमें, इस कुकर में लगा रहेगा, इस मशीन में लगा रहेगा, और यहां से केबल के थ्रू वहां से अब सोलर पैनल रहेगा वो सोलर एनर्जी को रखेगा और एक बैटरी में इसको सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेगा, थर्मल बैटरी में उस सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद केबल के माध्यम से इस तक एनर्जी पहुंचाएगा और आप आराम से घर में बना सकते हैं। वर्तमान में अभी आप देखो ये खाना बना रहा है, ये इस तरीके से रूम पे बैठ के खाना बना रहा है, तो इसी का नाम दिया गया है, इस नए इन्वेंशन का नाम दिया गया है सूर्य नूतन। अब इसमें अभी वर्तमान में इसके खर्च है 18 से 30 हजार रुपए। ये ट्रायल रन पे है, अभी 60 जगह पे इसको ट्रायल 60 यूनिट बनाए गए हैं इसके, और ये ट्रायल रन पे है। व्यावसायिक रूप से अगले साल इसको लॉन्च किया जाएगा, अभी ट्रायल चल रहा है। 18,000 से 30,000 रुपए इसका खर्च है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देने की भी कोशिश करेगी, तो सब्सिडी अगर देगी तो आपको 12,000 रुपए तक ये पड़ जाएगा मार्केट में, 12 से 13,000 रुपए में ये आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेंशन है, इसका नाम दिया गया है सूर्य नूतन, सूर्य नूतन। अब यहां पर सोल्व करो, तो इसको बनाया है किसने, इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, IOC ने बनाया है इसको, IOC। इसका यूज करने से आपका LPG सिलेंडर का खर्चा बचेगा, ये बहुत अच्छा चीज है। चलो स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन पूरे तरीके से स्वदेशी है, भारत में बना हुआ है। 22 जून 2022 को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। विकसित किया गया है इंडियन ऑयल, किसके द्वारा विकसित किया गया, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। एक स्थान पर स्थापित, रिचार्जेबल और रसोई से हमेशा जुड़े रहता है, ये उसी तरीके से चलेगा। ठीक, क्लियर एकदम। चलो जून 2022 में किसने चंद्रमा का दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र जारी किया। जून 2022 में किसने चंद्रमा का दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र जारी किया। रूस, जापान, अमेरिका, चीन। रूस, जापान, अमेरिका, चीन, किसने जारी किया। चंद्रमा का दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र जारी किया, बताइए। रूस, जापान, अमेरिका, चीन, सबसे बड़ा मानचित्र जारी किया किसने, रूस, जापान, अमेरिका, चीन, है ना, चीन ने जारी किया है। इसका आंसर आ जाएगा चीन, ऑप्शन डी, चाइना, चीन ने जारी किया है। इससे संबंधित कुछ और चीज देख लेते हैं। देखो चंद्रमा का दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब चंद्रमा का सबसे बड़ा फोटो मानचित्र, देखो भूविज्ञान और उसके, है ना, मानचित्र भूविज्ञान और उसके मतलब कि उससे संबंधित है, भूविज्ञान से संबंधित है ना। मानचित्र जारी करता है चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। मानचित्र में क्या दर्शाया गया है, 12,341 प्रभाव क्रेटर, 17 रॉक प्रकार, मतलब 17 प्रकार के चट्टानों को, 81 प्रभाव बेसिन 81 प्रकार के, और 14 प्रकार की अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है, अलग अलग चीजों को दर्शाया गया। पहली बार चंद्रमा का मानचित्र जारी किया गया वर्ष 2020 में, अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था। फर्स्ट टाइम अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था मानचित्र 2020 में, और अभी वर्तमान में जारी किया गया चीन के द्वारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा चंद्रमा का मानचित्र है। ठीक, इसको याद रखना। चलो, गूगल और एयरटेल कंपनी के मध्य समझौता हुआ है, गूगल और एयरटेल कंपनी के मध्य समझौता हुआ, तो ये याद रखना कि कौन कौन सी दो कंपनी के बीच समझौता, गूगल और एयरटेल के बीच। 30 जून 2022 को समझौते को मंजूरी मिली है। किस समझौते को मंजूरी मिली है, गूगल इंटरनेशनल द्वारा भारतीय एयरटेल में 1.28% के अल्प और गैर नियंत्रित हिस्सेदारी, मतलब 1.28% का क्या हिस्सेदारी, समझौते को मंजूरी प्रदान किया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, है ना। तो कौन कौन दो मिक्स हुए हैं, गूगल और एयरटेल कंपनी के मध्य समझौता हुआ है, गूगल और एयरटेल।
गोल कार्यक्रम, इसके शुभारंभ करता है अर्जुन मुंडा, जनजाति मंत्री हैं। गोल कार्यक्रम, गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जनजाति समूहों की कौशल निर्माण की क्षमता को बढ़ाना। जनजाति समूह जो हैं उनमें स्किल को डेवलप करने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई 28 जून 2022 को। कब? 28 जून 2022 को गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जनजातियों में उनकी संस्कृति को संजोए रखते हुए, जिंदा रखते हुए, उनके जो कौशल है, उनके स्किल है, जैसे कि कोई है जो कुम्हार जो है वो घड़ा बना सकता है, कोई जो है वो आपका बांस का बर्तन बना सकता है, जो आप लोग देखे होंगे घड़वा शिल्पकला, रजवार भित्ति शिल्पकला, मिट्टी शिल्पकला, ये सब शिल्पकला भी छत्तीसगढ़ के जनजाति रीजन में प्रचलित है। तो इसके इसी स्किल को डेवलप करने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो गोल कार्यक्रम किससे संबंधित है बोलेगा तो जनजातीय जनजाति समूह से संबंधित है। ये दूसरा चरण है 2.0, संयुक्त पहल है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। कार्य का लक्ष्य क्या है? 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना। इसका लक्ष्य है 10 लाख युवाओं को, जनजाति समूह के युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना, ताकि वो भी डिजिटल इंडिया के साथ आगे कदम से कदम मिलाकर जनजाति समूह भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो गोल कार्यक्रम से संबंधित ये चीजों को याद रखना। गोल कार्यक्रम 2.0 की क्या क्या विशेषताएं हैं? कार्यक्रम का मूल लक्ष्य जनजाति समुदाय के जीवन में बदलाव, गोल कार्यक्रम से जोड़कर कौशल क्षमता का विकास। गोल प्रतिभागियों को मेटा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का उपयोग कराकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने के लिए कौशल सीखने का अवसर प्रदान करना। व्हाट्सएप और इंस्टा जब वो चलाएंगे तो अपने जो, जैसे कि मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, बांस का बर्तन बना रहे हैं, तो उसको उसमें डाल के क्या कर पाएंगे? व्यापार कर पाएंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग से जोड़ना, जिससे वो लोग का प्रोडक्ट को मार्केट का एक्सेस मिल सके। अभी वो लोग के प्रोडक्ट को क्या है, वो रेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि गांव के क्षेत्र में लोगों के पास पैसा नहीं रहता है और वो लोग खरीद नहीं पाते हैं चीजों को। अब उन लोगों को गांव का जब एक्सेस मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे, जिससे वो लोग का बढ़ेगा। ठीक है, वो लोग के हाथ में पैसा आएगा। चिन्हित गोल प्रतिभागियों को मेटा बिजनेस कोच, व्हाट्सएप आधारित लर्निंग बोर्ड तक पहुंचाना सुनिश्चित करना। पहले चरण में 75% प्रतिभागियों ने माना कि उन्होंने अपने पारंपरिक कौशल में सुधार देखा है। अब फर्स्ट फेज का बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता, 75% लोगों ने माना था कि उनको सुधार मिला है, इसलिए फिर इसको लॉन्च किया गया है। ये सेकंड फेज है, याद रखना। गोल कार्यक्रम का पूरा नाम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? GOAL, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, मतलब ऑनलाइन गो जाना लीडर की तरीके से, मालिक बन के, ना कि नौकर बन। तो गोल ऑनलाइन एज अ लीडर, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। किससे संबंधित है ये भी पूछ सकता है, याद रखना। हाल ही में भारत के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब ने किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र इनोवेशन का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। कहां उद्घाटन किया गया है? नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब ने किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा इनोवेशन हब उद्घाटन किया? बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। देखो, इससे संबंधित चीजों को मैं आपको बताता हूं। स्टार्टअप करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र स्टार्टअप के लिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको चालू किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, किसके द्वारा? बिजनेस इंक्यूबेटर संगठन ट्रेकोलॉजी हब, टी हब के नेतृत्व में तैयार, मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया 28 जून 2022 को। बिजनेस इंक्यूबेटर ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ई वाहन, इसके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए मोबिलिटी, हेल्थ टेक, एंटरप्राइज टेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? हैदराबाद में क्या चालू किया गया है? सबसे बड़ा नवाचार केंद्र। महत्वपूर्ण, यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है और विश्व का दूसरा सब बड़ा नवाचार स्टेशन है। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र और दूसरा सबसे बड़ा नवाचार केंद्र स्टेशन। इसको बस याद रखना, ये पॉइंट मत याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हैदराबाद, सी। 13 अगस्त को भारत में नए आर्द्रभूमि स्थलों का चयन को रामसर स्थल के रूप में नामित किए जाने से अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखो, रामसर स्थल क्या होता है? नम आर्द्र भूमि। नम आर्द्र भूमि को क्या कहते हैं? रामसर स्थल कहते हैं। तो अब जो हो गया 54 हो गया टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना? 54। पहले है ना नए आर्द्र भूमि, 2 ठो नए आर्द्र, पहले 52 था और 2 ठो और जोड़ा गया तो अब हो गया 54। तो ये पूछेगा कि कितने टोटल है, तो जो हो जाएगा 54। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम। देखो, नए 5 ठो है ना, ध्यान रखना। नया कितना? 5 ठो घोषित किया गया, नया 5। तो
पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। 5 तो कौन सा है जो नया घोषित किया गया? अभी हो गया टोटल कितना, टोटल कितना हो गया? तो अभी 5 तो नया घोषित किया गया, बताता हूँ, ठीक है। तो एक पहला ये पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में, साख्य सागर मध्य प्रदेश में, सांख्य सागर, और पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, और किरिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ये 5 ठो को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है, मतलब आर्द्र नम भूमि, नम आर्द्र भूमि 5 ठो नया घोषित किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया? अब टोटल ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी 54, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 54। चलो ठीक है, क्लियर। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। अमरदीप सर की क्लास है नेक्स्ट, फिर अमरदीप सर भी आ गए हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो इससे आगे का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसका पीडीएफ जो है वो आपका शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।